तो आज मैं पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी बताने वाला हूँ। इसका क्वेश्चन जो है वह है भारतीय संविधान के मूल तत्वों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि हम इस तरह के क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि ये सामाजिक से जुड़ा है और इससे क्या होगा कि सबका भला होगा। तो उसका संविधान का मूल तत्व एवं विशेषता को हम लोग जानते हैं, उसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार है। तो ये वीडियो होगी लेंदी और इसमें थोड़ा सा लेंदी है भी, तो हम लोग इसको फटाफट पढ़ते हैं और आप लोग समझते चलेंगे और कुछ मैं समझा भी दूं। तो चलिए, संविधान का आशय क्या है। संविधान का आशय कहने का क्या तात्पर्य है कि संविधान राजनीतिक जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य द्वारा अपनाया गया है। किसी देश के संविधान का अर्थ कानूनों एवं नियमों का ऐसा संग्रह है जिनके आधार पर शासन चलाया जाता है तथा शासन के विविध अंग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमारा देश लगभग यानी कि पूरा 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, परंतु हमारा देश आज़ाद हो जाने के बाद क्या हुआ सो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, सिर्फ जश्न मनाते हैं। परंतु क्या हुआ कि आज़ादी हो जाने के बाद हमारे देश में इतना उपद्रव मचा जितना अंग्रेज थे तो नहीं मचा हुआ था। और सब फिर अंग्रेज के पास गए कि आप ही शासन चला दीजिए, क्योंकि पूरा शासन ही टूट गया था, कर ही टूट गया था। लोग एक दूसरे को मतलब मारपीट में लगाया जा रहा था, दम दंगा फसाद। यहाँ के लगभग हिंदुओं को पाकिस्तान ले जाता था, पाकिस्तान के मतलब लड़कियों को, महिलाओं को इंडिया में लाया जाता था। बहुत तरह से दंगे होते थे जो संभल पाना मुश्किल था। तो अंग्रेज के पास फिर से गया कि शासन किसी तरह से चलाया जाए। तो क्योंकि ये जो संविधान बना तो ये एक तंत्र है जो देश को अभी चला रहा है। अगर नहीं रहे तो अभी भी ऐसा हो सकता है, इसलिए उसके महत्व को समझिए। तो देश में संविधान बन करके 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो संविधान का इतना बड़ी पावर है कि फ्री हो जाने के बाद भी कुछ नहीं होता, नियम कानून होना बहुत ज़रूरी है। तो वही नियम कानून है संविधान। इसमें प्रशासन के विभिन्न अंगों तथा राज्य का अध्यक्ष, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, न्यायालय, मौलिक अधिकार, चुनाव प्रक्रिया आदि का स्पष्ट उल्लेख होता है। संविधान में राज्य तथा नागरिक के बीच संबंध भी स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। राज्य के प्रशासन को शांतिपूर्वक तथा कुशलता से संचालित करने के लिए संविधान आवश्यक होता है। यानी कि पूरे मतलब समझ लीजिए कि पूरा दुनिया को कौन चला रहा है, तो संविधान चला रहा है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो भारतीय इतिहास में स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीयों की एक अभूतपूर्व कृति है। भारत का संविधान कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व के अन्य संविधानों की भांति निजी विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार है। देखिए, ये जो संविधान बना तो वो कई देशों से लिया गया और कई देशों के नियम को पढ़ने यानी कि उसको लाने के पश्चात उसमें क्या किया, संशोधन किया गया कि हमारा देश है, हम लोग दूसरे ढंग से सोचते हैं तो वही रूल रहेगा परंतु अपने अकॉर्डिंग रहेगा, इसलिए उसको विशेष बना देता है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, यानी कि भारत का संविधान एक विशाल और व्यापक प्रलेख है। इसमें 395 धाराएं, 22 भाग तथा 9 अनुसूचियाँ हैं। इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7, नेपाल के संविधान में 74, चीन के संविधान में 30, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 146, सोवियत रूस के संविधान में 146, कनाडा के संविधान में 174 तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 धाराएं हैं। इस तरह स्पष्टता यह प्रकट होता है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा विस्तृत है। मतलब इतना बड़ा कोई भी संविधान नहीं है विश्व में। जनता का अपना संविधान, यानी कि इसमें जनता का उद्देश्य है। यानी कि होता है ना कि राजा हुआ तो वो अपने अकॉर्डिंग सोच करके उसमें एक नियम बना दिया, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जनता का भी सोच है। भारत का नया संविधान भारतवासियों द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह जनता का अपना संविधान है, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। और इसमें क्या है कि अभी भी अगर कोई रूल अगर गलत लग रहा है जनता को तो उसमें संशोधन करके कुछ बदला जा सकता है, ठीक है ना। ये भी उसके अंतर्गत लिखा हुआ है। हम भारत के लोग हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, यानी कि आत्मा को भी अर्पित करते हैं उसको। लिखित और निर्मित संविधान, यानी कि ये लिखित है और बनाया हुआ भी संविधान है।
जो देखते हैं, भारत का संविधान लिखित और निर्मित दोनों है। यह 395 धाराएं और 9 अनुसूचियों का एक व्यापक प्रलेख है। इसे भारत की संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक अर्थात 2 वर्ष 11 महीना 18 दिनों की अवधि में बनाया गया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, यह संविधान लिखित है क्योंकि जो संविधान पूरा या अधिकांश रूप में लिखा हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान तो लिखित और निर्मित है, किंतु इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। भारत के संविधान में कुछ अलिखित विकसित तत्व है। इसके बावजूद भारत का संविधान यूएसएसआर और फ्रांस के संविधानों के समान ही मूलतः एक लिखित और निर्मित संविधान की श्रेणियों में गिना जाता है। संविधान की सर्वोच्च क्या है? भारत में नए संविधान की यह एक विशेषता है कि उसकी सर्वोच्चता स्वीकृत कर ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यह है कि संघीय संसद या राज्यों के विधानमंडल संविधान के उपबंधों के विपरीत कोई भी कानून नहीं बना सकते। अतः संविधान ही देश का सर्वोच्च विधान है। संघ सरकार या राज्य सरकार को उसके विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं है। यानी कि संविधान जो है वही सर्वोपरि है। कोई अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है वो भी अगर कुछ कहते हैं तो उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी सर्वोच्चता दिया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में नए संविधान के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब यह है कि भारत अपनी भौगोलिक सीमा और विदेशी मामलों में किसी अन्य देश या सत्ता के कानूनी नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत में संपूर्ण राज्य शक्ति का मूल स्रोत जनता को ही माना गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जबकि भारतीय संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। परंतु भारत के संविधान का एकमात्र उद्देश्य है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, जो 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। यानी कि शुरू में नहीं था, ये बाद में 42वां संशोधन किया गया तब जोड़ा गया। तो संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य क्या है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संघ में 25 राज्य और 7 केंद्र संघ से क्षेत्र शासित है। इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस की ही भांति भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं। तो ये भारतीय राज्य में ये 25 राज्य है, वो मतलब अभी नहीं है, 28 है और ये 9 हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली संघीय सरकार और दूसरी राज्य सरकार जैसे बिहार, बंगाल और मद्रास इत्यादि। अतः भारत में 2 तरह की केंद्रीय तथा राज्य सरकारें हैं। दोनों सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते भी है। केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अलग अलग विभाजन करती है। दोनों प्रकार की सरकारों की सत्ता अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। शक्ति और अधिकार को लेकर अगर दोनों तरह के राज्यों में कोई झंझट उत्पन्न होती है तो उस झंझट को तय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। संकट काल में तो संघीय सरकार संघात्मक से एकात्मक बन जाती है। अतः हमारा संविधान संघात्मक है क्योंकि संविधान की प्रथम धारा में ही कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अगला जो है वह शक्तिशाली केंद्र। भारत में एक शक्तिशाली तथा सुदृढ़ केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। हमारे देश की संघीय व्यवस्था कनाडा की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। संसदीय पद्धति क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ और राज्य दोनों क्षेत्रों में संसदीय पद्धति की स्थापना की गई है। यद्यपि भारत सरकार का प्रधान राष्ट्रपति होता है और सभी राजकीय आदेश उसी के नाम से जारी किए जाते हैं, इसके बावजूद भारत का राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, क्योंकि यहाँ संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। अतः तो थोड़ा सा और है तो देखते हैं। अतः वास्तविक शासन पद्धति मंत्रिमंडल के हाथ में है। मंत्रिमंडल केवल उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि संसद के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त रहता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेह रहता है और मंत्रियों की बहाली संसद के सदस्यों में ही होती है। कठोर और लचीला संविधान। हमारा संविधान जो है कठोर भी है और लचीला, ये गुण भी लोगों में भी होना चाहिए।
कठोर और लचीला। क्या होता है इससे? भारतीय संविधान कठोर है क्योंकि यह लिखित और संघात्मक है। लिखित होने की वजह से संविधान में संशोधन लाना कठिन है। फिर भारत के संघात्मकों में साधारण और संवैधानिक कानूनों में भेद किया गया है तथा संवैधानिक कानूनों के संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारत का संविधान लचीला है क्योंकि इसकी संशोधन प्रणाली अमेरिका की भांति अनम्य, जटिल, कठोर और कानूनी विवादों के दोषों से युक्त न होकर सरल है। इसमें फैलाव, विकास और परिवर्तनशीलता के सभी गुण मौजूद है। अतः भारत का संविधान ब्रिटिश संविधान के नमनशीलता और अमेरिका के संविधान की कठोरता के बीच निर्मित है। यानी कि इसमें संशोधन, अगर कुछ पहले ही मैं बताया हूँ कि अगर दिक्कत हो रही है समाज को, अगर इससे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा रूल लिखा गया हुआ है कि जिससे हानि पहुंच रही है, उस समय नहीं पहुंच रहा था अब, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसलिए ये इसमें फैलाव भी कर सकते हैं और किसी को हटा भी कर सकते हैं, यानी स्वीकार भी, कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कठोर और लचीला। कठोर इसलिए हुआ क्योंकि जो लिखा गया है वो तो होना ही है। अगर वो अच्छी बात है तो वो होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए ये कठोर हो गया। जनता के मौलिक अधिकारों का प्रतिपादन। देखिए जनता के मौलिक अधिकार क्या है? भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में बड़े विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है। इन अधिकारों की संख्या 6 है। इन सब अधिकारों का वर्णन संविधान की धारा 14 से 35 तक में है। निम्नलिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, विचार स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मूल अधिकारों के लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। रूस, फ्रांस और अमेरिका के समान ही भारत के नागरिकों के चतुर्दिक विकास के लिए ये सब मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कि ताकि भारत के चारों दिशाओं में सभी ओर इसका विकास हो जाए। ठीक है, अगर ये अधिकार दे दे तो, नहीं दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतवासियों के एक अपूर्व निधि है, जबकि संविधान में इसका समावेश असामान्य और अपरंपरागत है। इन तत्वों को ग्रहण करने में भारत, स्पेन तथा आयरलैंड के संविधान का ऋणी है। इन निर्देशक तत्वों में उन आदर्शों की चर्चा की गई है जिन्हें भविष्य में भारत की संसार को राजकीय नीति के निर्माण में ध्यान रखना होगा। इनके निम्नलिखित तत्व प्रमुख है: सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, जीविका के पर्याप्त साधन जुटाना, श्रमिक के कर्माधिकार, शिक्षाधिकार, वेतनाधिकार, प्रचुर सहायता का प्रबंध, 12 वर्ष की आयु वाले बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना और शांति सुरक्षा की व्यवस्था आदि। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? तो लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। न्यायपालिका को संघीय और राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने तथा विशेष परिस्थितियों में उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा तटस्थता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान व्यवस्था की भी की गई है। एक ही नागरिकता। क्या है नागरिकता? भारत के नए संविधान के अनुसार भारत में एक ही नागरिकता को स्थान दिया गया है। कनाडा और अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। 15 में जो पॉइंट है वह है एक ही राजभाषा। भारतीय राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के लिए विचार से सारे देश के लिए एक ही राजभाषा रखी गई है, वो भाषा हिंदी है। आयरलैंड और कनाडा में 2 राजभाषाएं हैं और स्विट्जरलैंड में 3 राजभाषाएं हैं। संविधान के संशोधन में सरलता। भारत का नया संविधान न तो सुपरिवर्तनशील है और दुष्परिवर्तनशील ही। संसद के किसी भी सदन में संशोधन बिल पेश किया जा सकता है और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाने पर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर संविधान में संशोधन हो सकता है। यानी कि संविधान में संशोधन करने की विचार है, किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान का मौलिक तत्व यानी कि उनके गुणों और उनमें क्या है, क्या विशेषता है, उन सबको जाने। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और वहाँ पर अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत आसानी से जवाब देंगे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।